Yes, today we will discuss about the Bohr-Bury scheme. बोर, नील्स बोर एंड बरी। देखिए, बरी एक साइंटिस्ट का शॉर्ट नेम है। एक्चुअल में उनका नाम क्या था? उनका नाम था चार्ल्स रोजली, और इनको अनदर नेम से बुलाया जाता था बरी। तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, बोहर एंड बरी स्कीम। बेसिकली ये किसके बारे में बताएंगे? तो आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो ये अलग अलग ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके बारे में ये बताएंगे। तो बोहर ने भी इसके बारे में लिखा था, और चार्ल्स रोजली ने भी इसके बारे में लिखा था, मतलब कि बरी ने भी इसके बारे में लिखा था। तो अभी जो हम लोग स्कीम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, उसको बरी बोहर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। ओके, अब सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर अलग अलग एटम्स का जो अरेंजमेंट रहता है उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे कौन सी ऑर्बिट में। जैसे कि हम लोग हीलियम की बात करते हैं, हीलियम गैस में आपने ये देखा था कि उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम, एंड इन द फर्स्ट ऑर्बिट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए क्या वर्ड यूज किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हीलियम। इसी तरह से अगर हम नियोन की बात करें, नियोन गैस which is 10th element, if it is 10th element then it has 10 protons in its nucleus। न्यूट्रॉन्स का नंबर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन इसमें कितने रहेंगे? 10 प्रोटॉन्स ही रहेंगे। सो इट इज हैविंग 10 प्रोटॉन्स एंड 10 न्यूट्रॉन्स, and in the first orbit there are 2 electrons, in the second orbit it is having 8 electrons। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 2,8। 2,8 का मतलब है कि जो सबसे पहली ऑर्बिट होगी, सबसे पहला एनर्जी लेवल होगा, जिसको n इज इक्वल टू 1 बोला जाता है, या हम इसको के शेल भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि इसको क्या बोल सकते हैं? इसको के शेल भी बोल सकते हैं। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो एल है सेकेंड शेल, सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड एनर्जी लेवल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग कॉमा लगा करके एक एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसी को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, या आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी एटम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो स्कीम है इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये होगा कि ऑर्बिट्स के जो नंबर हैं वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, क्या क्या होंगे, कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होंगी उनको किस तरह से बोला जाएगा। द ऑर्बिट्स इन एन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। द ऑर्बिट्स in an atom are represented by letters K, L, M, N dash dash dash, और the numbers और द नंबर्स, और उस नंबर को किससे लिखा जाएगा? n से, 1 2 3 4 डैश डैश रिस्पेक्टिवली।
ठीक है, ये पॉइंट तो हम लोग स्टडी कर चुके थे पहले कि कौन सी ऑर्बिट को किस नाम से बुलाया जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट बोल दीजिए या के शेल बोल दीजिए, फर्स्ट एनर्जी लेवल बोल दीजिए, एक ही बात है। तो हम लोग इसको किसी भी तरह से क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे ऑर्बिट का नंबर बताने के लिए। द ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, और जो ऑर्बिट्स होंगी, ऑर्बिट्स आर arranged in the increasing orbits are arranged in the increasing in the order of increasing energy। किसकी एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बात हो रही है। ये इसमें ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास सबसे कम एनर्जी होगी, और जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, वो हाई वेलोसिटी से चल रहा होगा, उसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी। थर्ड ऑर्बिट की ओर ज्यादा होगी, फोर्थ ऑर्बिट की ओर। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इन द ऑर्बिट्स, अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसके लिए मैं एक पॉइंट लिखता हूं, द थर्ड पॉइंट। देखिए थर्ड पॉइंट में हम लोग इसमें देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए शेल, the maximum numbers of electrons present in a shell, देख लीजिए क्या लिखा गया, is given by the formula is given by the formula 2n square, कॉमा फुल स्टॉप यहां लगाते हैं, वेयर n is the number of orbit। देखिए क्या लिखा गया है, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। बोहर और बरी ने एक तो फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूला में ये बताया गया कि इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो उस केस में n इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 1। अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्मूला से निकालेंगे, 2n स्क्वायर। 2n की वैल्यू 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 1, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2 इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो सबसे पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इरेज कर रहा हूं मैं फर्स्ट एंड सेकंड जो इसका स्कीम का पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट पता लग गया, ऑर्बिट्स के नंबर है और उनको KLMN से लिख सकते हैं, और ऑर्बिट्स जो होंगी वो अरेंज होंगी इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर द सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल या सेकंड ऑर्बिट। इस केस में n की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 2 लिखी जाएगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2n स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ n इज 2, स्क्वायर कर देंगे,
2 into 4 8. So number of electrons that can be accommodated in the second orbit is 8. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं सेकेंड ऑर्बिट में? तो आंसर है 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से हम लोग थर्ड ऑर्बिट के लिए निकाल सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? n is equal to 3 and number of electrons are 2n square। 2 and n की वैल्यू पुट करेंगे 3 होल स्क्वायर, 2 into 3 square is 9, so 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ ऑर्बिट के लिए लिखते हैं हम लोग n is equal to 4, number of electrons in the fourth orbit are 2n square, 2 into 4 whole square, 2 into 16, it will be 32. So number of electrons are 32 in the fourth orbit. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा एंड सो ऑन। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए आप n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे यहाँ पे, 5 स्क्वायर 25 into 2 50, तो 50 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर। ओके, अब इन सबको एक साथ लिख देते हैं। कैलकुलेशन आपको समझ आ चुकी है कि किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला 2r to n स्क्वायर। ओके, तो इसमें हमने थर्ड पॉइंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखा और फॉर्मूला पढ़ा 2n स्क्वायर। इसके बेसिस पर हमने ये निकाला फर्स्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी 2, इन द सेकेंड ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8, इन द थर्ड ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नॉट नियॉन, ये नियॉन नहीं लिख रहा मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं, चलो इसको n से लिख देते हैं। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18 and in the fourth orbit number of electrons are 32। ओके, ये था हमारा थर्ड पॉइंट जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता दिया फॉर्मूला की हेल्प से। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, देखिए क्या है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the maximum number of electrons that can be accommodated the number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। ये कह रहे हैं कि लास्ट वाली ऑर्बिट में जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स आते हो, चाहे उसमें 18 आते हो चाहे उसमें 32 आते हो, लेकिन लास्ट वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसकी जो लास्ट ऑर्बिट्स होंगी उनमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिलते हैं तो वो एटम्स कैसे होंगे? वो एटम्स आपको कैसे मिलेंगे? स्टेबल एटम्स, स्टेबल एलिमेंट्स। जैसे कि हम लोग गैसेस की बात करते हैं, नोबल गैसेस की, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन सब की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट में। तो ये जो एटम्स हैं ये नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल है। इनको ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत पड़ती है, ना ही इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत पड़ती है। ये अपने ही इलेक्ट्रॉन्स से क्या है? खुश हैं। और इनको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है खुद को स्टेबल करने के लिए, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जरूरत है, और ना ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने की जरूरत है। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ये स्टेबल एलिमेंट्स होंगे। ये जो एलिमेंट्स होंगे ये कैसे एलिमेंट्स होंगे? ये स्टेबल एलिमेंट्स होंगे। तो इसलिए ये बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। जो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट।
फिफ्थ पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. Unless the inner shells are filled. Full stop. That is, the shells are filled in a stepwise manner. That is, the shells are filled in a stepwise manner. देखिए लास्ट पॉइंट का क्या मीनिंग है, इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। ये कह रहा है कि जब तक अंदर की शेल्स कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट सेट नहीं होगा। जैसे हमारे नेचर के अंदर कई तरह के डिफरेंट तरह के फिनोमेना देखने को मिलते हैं, उनमें से एक फिनोमेना है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ओके, तो ये हमने इसका न्यूक्लियस बनाया। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, और इसी तरह से कोई थर्ड ऑर्बिट है। चलो हम लोग दो ऑर्बिट के लिए बात करते हैं। इस केस में क्या होगा, हमें पता है फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड ऑर्बिट में फॉर एग्जांपल हमने माना 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब क्या होता है, कभी कभार ये जो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस इतना पावरफुल होता है, इसके अंदर इतने प्रोटॉन्स होते हैं कि ये क्या करता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें ऐसा होता है, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी ज्यादा होते हैं। हम तो 2 ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाता है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और इस केस में एक्स रेज निकलती है। जब एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियस में चला जाता है, तो एनर्जी का रेडिएशन करता है वो, और वो एनर्जी रेडिएशन किस फॉर्म में होता है, एक्स रेज की फॉर्म में होता है। तो एक्सरे मशीन इसी के बेसिस पे काम करती है। एनीवेज, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जा चुका है न्यूक्लियस में, तो यहाँ की जगह तो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो ये जगह खाली होगी। अब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल। लास्ट वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन तब तक अरेंज नहीं होंगे जब तक इनर शेल्स कंप्लीट नहीं होंगी, फिल्ड नहीं होंगी, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगी। तो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। वो डेफिशिएंसी कैसे कंप्लीट होगी, वो डेफिशिएंसी कंप्लीट होगी सेकंड ऑर्बिट से। तो सेकंड ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पर आएगा इस जगह पर, फिर वो भी एनर्जी रेडिएशंस करेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में आने के लिए उसको कम एनर्जी की जरूरत है। यहां पर कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, यहां पर हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर यहां पर लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, और सेकंड ऑर्बिट से कहां आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। जैसा कि हमने नील्स बोर के सेकंड पोस्टुलेट में स्टडी किया था कि एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो होगा उसी के बेसिस पर एनर्जी के क्या होंगे, रेडिएशंस होंगे। तो यहां पर एच न्यू एनर्जी का फोटोन रिलीज हो जाएगा। अच्छा, अब सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा चुका है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जा चुका है। अब सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो थर्ड ऑर्बिट से आएगा, थर्ड ऑर्बिट में जो कमी होगी वो फोर्थ ऑर्बिट से आएगा, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कि लास्ट ऑर्बिट नहीं आती।
तो सबसे पहले इनर शेल्स, जो अंदर वाली शेल्स हैं वो कंप्लीट होंगी, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर आगे का अरेंजमेंट सेट होगा। तो इस तरह से ये काम करता है बोहर-बरी स्कीम फॉर एन एटम। एटम के लिए इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको कुछ एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर बना करके बताता हूं, और वो स्ट्रक्चर 18th एलिमेंट तक आपको सीखनी है, क्योंकि 18th एलिमेंट के बाद स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस आते हैं, और आपके सिलेबस में 18th एलिमेंट तक गिवन है, तो वहां तक की स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर मैंने आपको ये स्कीम बताई है। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बोहर-बरी स्कीम के अंदर और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन 18th एलिमेंट तक के लिए हमारे लिए इतने पॉइंट काफी है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, जो स्ट्रक्चर्स मैं बनाने वाला हूं। देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगी। सबसे पहले हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर। द फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर हम ऐसा न्यूक्लियस दिखाएंगे, और इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ये एक एटम की स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो सामने आएगा इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया इस तरह से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। हीलियम के स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फर्स्ट ऑर्बिट। थर्ड, लिथियम। लिथियम इज ए मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, और इस मेटल में क्या होगा, यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड ऑर्बिट में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,1। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1। थर्ड एलिमेंट, नॉट थर्ड, फोर्थ एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट बेरिलियम की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, और सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाए। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,2। फिफ्थ एलिमेंट बोरॉन। बोरॉन जिसको कैपिटल बी से लिखा जाएगा, एंड न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट 1, 2 and 3 electrons. So its configuration is 2,3. जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी इस टॉपिक के बाद में हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करने के बाद में हम ये देखेंगे कि इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को और अच्छे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कि जिसमें हमें इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता लग जाए, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता लग जाए, और उसके बेसिस पर फिर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देंगे। तो इन एलिमेंट्स के ऐसे सिंबल्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तीनों चीजें रिप्रेजेंट हो जाए। सिक्स्थ एलिमेंट कार्बन। कार्बन की स्ट्रक्चर पता है आपको, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन द सेकेंड ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4। सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके बेसिस पर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,5। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, सेकंड ऑर्बिट में 5। ऑक्सीजन के लिए 2,6। 8th एलिमेंट है, तो इसमें 8 प्रोटॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में फ्लोरीन 2,7। नियोन, नियोन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ऑक्टेट बोला जाता है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टेट बोलेंगे। तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है।
इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसी वजह से ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, शेयर करते हैं, गेन करते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है। नियोन में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी लास्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इनकी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस वजह से ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे, केमिकली कंबाइन होंगे, केमिकली कंबाइन होंगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, 18 एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर को बना करके देखेंगे।